बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांगर जी, चारों मेहमान साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, जो आज से 3 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं और सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में एक स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। यह स्वाभिमान पर्व पूरे 1 साल तक मनाया जाता रहेगा और प्रधानमंत्री आज शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां वो ओंकार मंत्र के सामूहिक जाप में हिस्सा भी लेंगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का मुख्य कार्यक्रम कल यानी 11 जनवरी को होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह सोमनाथ महादेव का दर्शन करेंगे। बाबा सोमनाथ का जलाभिषेक, ध्वजा पूजा और सोमेश्वर महापूजा ये भी होगी और इसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। ये तो एक बात हुई, लेकिन इससे ये तो खबर है, इससे जुड़ा मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं। वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब का। डोभाल साहब ने उन्होंने किसी इस सोमनाथ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, ना उन्होंने कोई नाम लिया। उन्होंने युवाओं से कार्यक्रम में बात करते हुए ये कहा कि आपको अपने इतिहास का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी विरासत कितनी वैभवशाली है, ये उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने बात कही जो सोमनाथ से जुड़ती है, क्योंकि सोमनाथ पर कितनी बार हमला हुआ, गजनवी ने किया सर, क्या 17 बार किया, 27 बार, 18-19 बार हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमने किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, हम दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हैं, हमने किसी का पूजा स्थल खराब नहीं किया, तोड़ा नहीं, ना हमारी कोई ऐसी अभिलाषा कभी रही, ना कभी आगे जाकर के होगी, लेकिन दुनिया ने यह काम किया। सुनिए। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। यह इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। इतिहास ने हमें सबक सिखाया, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हम पर आक्रांता आए, ये सारी बातें तो हैं, सभी जानते हैं। और वो बात वो इतिहास का गौरव, क्योंकि वो यंग लीडर्स फोरम में बोल रहे थे तो वो महसूस कराना चाहते हैं, सब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही कि इतिहास का प्रतिशोध भी लेना, ये विचार भी मन में होना चाहिए, ये बात सर कैसे, इतिहास का प्रतिशोध कैसे लिया जाएगा और किससे लिया जाएगा? देखिए, प्रतिशोध से मतलब उनका ये है कि जो चीज़ें हमारे इतिहास में आक्रांताओं ने ख़त्म किया, बर्बाद किया, कम से कम सिविलाइजेशन के नाते ये हमारा धर्म बनता था, राजनीतिक पार्टियों का धर्म बनता था, स्वतंत्रता के पश्चात कम से कम ये धर्म बनता था, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का ये धर्म बनता था कि उनको हम कम से कम रिक्लेम करें। ऐसे 40,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है, उस पर पुस्तक लिखी जा चुकी है। और हम कहीं दूर क्यों जा रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर हम जाकर के देखें, हम कुतुब मीनार को आप जाकर के देखें, वहाँ तो पूरा लिखा हुआ है कि इतने जैन मंदिर थे, यहाँ हमने इसको तोड़ दिया। काशी के बारे में आपको मालूम है, लेकिन वो किससे बात कर रहे हैं, वो डायलॉग किससे कर रहे हैं, वो इस जनरेशन से बात कर रहे हैं कि जो आज आपको ये पढ़ाया जाता है कि भाई जैसे ही हम उसको रिक्लेम करने की बात कहे जाते हैं, कहते हैं आप पास्ट में क्यों जा रहे हैं, आप अतीत में क्यों जा रहे हैं। अरे भाई, हम अतीत में इसलिए जा रहे हैं कि ये अतीत की ये हमारी विरासत थी
जिसे आक्रांताओं ने तो खत्म कर लेकिन दिया। रिक्लेम और रिवेंज में अंतर है ना, उन्होंने तो रिवेंज शब्द इस्तेमाल किया। सर रिवेंज से मतलब एक निकल गया होगा, मेरे समझ से उसका बेहतर वो विश्लेषण कर सकेंगे, लेकिन रिवेंज का मतलब सिर्फ इतना, ये नहीं कि हम तोड़ दें। और मैं बड़ा मुझे एक आप जब बात कर रहे थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक किताब की मुझे ध्यान में आ गया, नेशनलिज्म पर उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है 120 पेज का, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा हमने क्यों नहीं ये किया, क्योंकि हमारे पास कमी नहीं थी। हम ऐसे ही नहीं कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया है, और ऐसे नहीं कहा, हम संपदा संपन्न देश थे। ठीक है। और यूरोप ने इसलिए किया क्योंकि वो दरिद्र था, ठीक है। इसलिए हम पर ये जहां से मध्य एशिया से और ये जो ये आक्रांता आए वो क्या थे, बालू की रेत पर थे। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डोवल साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किए कि नौजवानों के मन में इतिहास का प्रतिशोध लेने का भी भाव होना चाहिए, आपने उसको सुना प्रतिशोध की, उसको फिर उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके कहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध शक्ति देता है। प्रतिशोध मतलब बिल्कुल बदले की भावना से, अब आप जो तोड़ दिया गया उसका बदला ले नहीं, वो कह रहे शक्ति देता है। शक्ति देने का मतलब वही है जो प्रोफेसर साहब कह रहे, रिक्लेम तो करें जो चीज़ें हमारी हैं, जिन पर हम चुप बैठे हुए हैं, जिन पर काम करना चाहिए। या सोमनाथ से हम, आप नहीं थे, 2 दिन पहले भी चर्चा की कि सोमनाथ के वक्त जब ये पुनर्निर्माण हुआ, यदि उसी दौरान वो सब और मंदिरों का भी पुनर्निर्माण हो जाता, क्योंकि वो ऐसा वक्त 47 में तो ये सब नहीं होता, वो नहीं हुआ। उसको प्रतिशोध मैं नहीं समझता, क्योंकि वो एनएसए हैं और बहुत सभ्य तरीके से बात करते हैं पॉलिटिकल लीडर के। तो लेकिन सर शब्द उन्होंने प्रतिशोध इस्तेमाल किया, उन्होंने हेजिटेंटली इस्तेमाल किया, मैं ये भी कह रहा हूं हेजिटेंटली इस्तेमाल किया। जब आप हेजिटेंट होकर कुछ बात कह रहे हैं तो आप वो बात कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसको फिर उन्होंने एड ऑन किया है, जो मैं सुन रहा था कि प्रतिशोध हमें शक्ति देता है। शक्ति, अब यदि आप उसे बदले के तौर पे कहते हैं तो मैं शब्द के यदि अर्थ के तौर पे देखेंगे तो गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं नहीं समझता कि डोवाल साहब को, वो कह रहा आप इतिहास भूलो मत, ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और जो तुमसे छीना गया है उसको वापस लेना है, ये भाव भी मत छोड़ो। ये रिक्लेम है। ठीक है त्रिपाठी जी, रिक्लेम ज्यादा है उसमें रिवेंज की बजाय। ओके ठीक है। नहीं, देखिए प्रतिशोध नहीं होता तो सोमनाथ पुनर्निर्माण नहीं होता, प्रतिशोध नहीं होता तो काशी विश्वनाथ धाम आज ऐसे नहीं होता, और मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में बिना किसी कानून के, संविधान को धता बताते हुए, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी दरकिनार करते हुए जो श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई थी वो न रोकी गई होती। प्रतिशोध का ही है कि अब वो फिर से शुरू हो गया। और प्रतिशोध को आप जरा दूसरी तरह से देखिए, गुजरात में 1951 में पुनर्निर्माण हो गया सोमनाथ का। गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में खड़ा है। दक्षिण भारत के हमारे राज्यों में लाख कोई कहे कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन वहां तो हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति दिखती है। क्या कमाल के विकसित भारत है। और कहां बीमारू राज्य कौन सा रह गया, जहां उत्तर प्रदेश में राम जी को अपना घर नहीं मिला। देखिए जब से राम जी का घर बना है, देखिए क्या बढ़िया समृद्धि मिल रही। प्रतिशोध था ना, प्रतिशोध ना होता तो बाबरी गिरी नहीं होती, प्रतिशोध ना होता तो राम मंदिर बना नहीं होता। प्रतिशोध तो मस्ट है, प्रतिशोध आवश्यक है। और प्रतिशोध का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मुगलों से, मुसलमानों से लड़ने चले जाएंगे। हम लोग उसका जिक्र कर रहे थे, फिर से कर देता हूं कि अटल जी का वो भाषण याद करना चाहिए कि गजनी तो छोटा मोटा लुच्चा लुटेरा टाइप का आदमी था, उसके गांव में भी लोग उसको नहीं पूछते। हमारे यहां के लोगों ने जो उनको महान बनाया वो ठीक करना होगा। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था मंदिर केंद्रित रही, हम सोने की चिड़िया रहे। हमारे आज भी मंदिर समृद्धि संपन्नता की निशानी है। अच्छा बताइए ना, जो समाज समृद्ध नहीं होगा उसके आस्था के केंद्र कैसे समृद्ध होंगे। इसका मतलब भारतीय भी समृद्ध था, जब उसको हटाकर ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव लाया गया तब से हमारे दुर्दिन शुरू हुए, तब से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3 और 3.5 कही जाने लगी। एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं कि पंडित नेहरू सोमनाथ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो पटेल उसको लाना चाहते थे, उसके घोर विरोध इन्होंने किया था। और यह कह करके कि इससे इस देश का माइनॉरिटी मुस्लिम जो है असहज महसूस हो गया, ये मानसिकता ही हमको 70 साल में ला करके खड़ी। अब ये एक बयान याद हमने अभी जो सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई सिविलाइजेशन में, मतलब हमारे इतिहास में जो हमारे साथ गलत हुआ, जो छीना गया, उसको रिक्लेम करना है। एक तो ये बात, समीर जी एक उनका बयान और है, वो सुना, आप दोनों पर टिप्पणी कीजिएगा एक साथ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के शासनकाल के लिए एक बयान, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज इस देश को नरेंद्र मोदी ने ऑटो मोड पे डाल दिया है। अब एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। अब जो एक तंत्र है, वो तंत्र अब ऐसा विकसित हो गया है कि अब वो स्वतः भी काम करता रह सकता है। सुनिए। भारत तो विकसित होगा ही,
भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो सामने बड़े आज जो स्टेटमेंट दिए सब में, मतलब मैं तो कहूँ सारी लोडेड स्टेटमेंट है। अब इसमें दो बातें हैं, आपने गौर से बात उनकी सुनी हो तो उन्होंने कहा, सर प्लीज, उन्होंने कहा, समीर जी उन्होंने कहा कि भारत तो विकसित होकर ही रहेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि ऑटो मोड पर डाल दिया मोदी जी ने, तो ऑटो मोड क्या। और उसके बाद जो उन्होंने बात कही भाई, उस पर तो वो विश्लेषण वो बहुत लोडेड है कि उस विकसित भारत का 2047 में नेतृत्व कौन करेगा, वो कहां से आएगा आदमी, वो कौन होगा। क्या वो उन्हीं में से कोई होगा जो हमें आज दिखते हैं, जो आज बहुत जो ताकतवर भी हैं, लोकप्रिय भी हैं, क्या वो उन्हीं में से कोई और होगा। क्योंकि 47 कोई बहुत दूर नहीं है सर। नहीं, लेकिन उन्होंने जो लीडरशिप की क्वालिटी पर जो कहा है ना, वो लोडेड है। हाँ सर, निश्चित रूप से अजीत डोभाल जी ने दोनों तीनों बातें कही है। उसके अगर आप संदर्भ देखोगे, उसका गुण अर्थ आप ढूंढोगे तो उन्होंने बहुत बड़ी बातें बोली और बहुत संकेत उन्होंने अपनी बातों के अंदर दिए। जो ऑटो मोड का उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने देश को ऑटो मोड पर डाल दिया है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है इस देश के लिए, और अब तो 11 साल 12 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी को, जिस तरीके से देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से दुनिया में तीसरी इकोनॉमी भारत बनने की तरफ पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2014 में कि मैं वो सब काम करूंगा जिसको पूर्ववर्ती सरकारें करने से ये सोचकर डरती थी कि परिवर्तन करेंगे तो बवाल मचेगा, बवाल ना हो इसलिए चुप बैठे रहो। तो बोले भले ही बवाल मचे, मैं हर चीज बदलूंगा इस देश में जो इस देश के भविष्य के लिए जरूरी है। और 2047 का विकसित भारत का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, वो हर सेक्टर के अंदर भारत विकसित हो, उस दिशा में जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार काम किया और अपने तीसरे रिफॉर्म की प्रक्रिया बिल्कुल बिल्कुल अब हर क्षेत्र में सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक क्षेत्र में किया हो, हर क्षेत्र में अंदर जिस तरीके से उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की, अपने कैबिनेट को, अपने ब्यूरोक्रेसी को, अपने लोगों को, पार्टी को, संगठन को, देश की जनता को जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया और बताया कि भाई 2047 में विकसित भारत चाहिए, और दुनिया को बताया कि आज भारत कहां पहुंच गया है। तो मुझे लग रहा है कि अजीत डोभाल अब ये बात आप बता दीजिए, जो सवाल उन्होंने दूसरा छोड़ा कि वो कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा जो कि फैसले लेने में सक्षम हो और विकसित भारत का नेतृत्व करे। देखिए, नरेंद्र मोदी तो दूसरा नहीं मिलेगा इस देश को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता बना दिया है, उस रास्ते को आगे ले जाने वाला इन्हीं लोगों में से कोई होगा। भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होगा जो 2047 में भारत का नेतृत्व करेगा। मैं कोई आग लगाना नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही शासन 2047 में होगा। इतने बड़े आदमी ने सवाल छोड़ा है त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो उस कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, और कैरेक्टर व्यक्ति नहीं होता है, कैरेक्टर आगे बढ़ता है, उसी से व्यक्ति तैयार होता है। अभी के समय में अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप दिखती है उसमें निश्चित तौर पर अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, ये ऐसे नेता दिखते हैं कि जिनको आप फ्यूचर लीडर के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार जब हम ऐसे नेतृत्व की बात करते हैं तो 2001 के पहले नरेंद्र मोदी होंगे, ये कौन कल्पना कर रहा था। 2017 के पहले योगी आदित्यनाथ होंगे, ये कौन कल्पना कर रहा था। लेकिन जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित करके दिखाया। लेकिन कैरेक्टर उन्होंने डिफाइन कर दिया। अपनी आस्था के मामले में उसे कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एक लाइन की बात है, इसके इर्द गिर्द और कुछ नहीं। आपको तीन छोटी छोटी और खबरें बता रहा हूं जिनमें खबर भी और कंट्रोवर्सी भी है। जैसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जी का एक आपको बता दूं खबर, ये बिहार में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, इस पर खूब प्रचार कर रहे हैं। और वहां सोलापुर में एक सभा वो कर रहे थे, तो वहां उन्होंने कहा कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री वो बिटिया होगी जो हिजाब पहनती होगी, हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। फिर आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तो संविधान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है, भारत में तो ऐसा कोई नियम नहीं है, भारत में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये बात उन्होंने एक बार पहले भी कही है। वो ये नहीं कहते सिर्फ कि मुस्लिम बेटी बन सकती है, वो कहते हैं हिजाब पहनने वाली बेटी बन सकती है। फिर वो पाकिस्तान से तुलना भी कर रहे हैं, तो भारत को बता रहे हैं कि भाई ये तो व्यवस्था भारत ने हमको दी, और उनको, मुझे उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनको उस पर गौरव भी है। सुन लेते हैं उनका बयान। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है
कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। सर इस पर सर रिएक्ट करेंगे। सर मैं एक एनेक्डोट दे देता हूँ बस इस पर। तारिक फतेह साहब को सब जानते हैं, रहे नहीं, पाकिस्तानी मूल के थे, कनाडा में रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई, कैंसर था उनको। वो बहुत खूब बोलते थे, वो इतिहास को इतिहास का करेक्ट वर्जन बताते थे, बहुत कुछ और वो कहते थे। और खास तौर पर इस्लामिस्ट की नज़र में फेमस था कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, हाँ वो इस पर बोलते थे। तो एक बार वो हमारे यहाँ डिबेट एक ऑडियंस शो में आए हुए थे, मैं मॉडरेटर था, तो उनसे ही बहस हुई क्योंकि वो हिजाब के बुरखे के सख्त खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे। तो मैंने उनसे आर्गूमेंट किया कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, या कोई घर में अपने कोई पिता अपनी बच्ची को कहता है कि तुमको पहनना चाहिए, वो उसकी चॉइस है। बेटी बड़ी हो जाएगी, बेटी को नहीं समझ में आएगा, वो नहीं पहनेगी उसको अगर उसका मन नहीं करेगा। तो इसमें इंसिस्टेंस क्यों है इतनी? तो वो मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा आप कैसे आदमी हैं, आपको ये बात जरा भी खराब नहीं लगती कि कोई औरत ढकी चली आ रही है और बगल में पुरुष जो है वो अगर उसका मन करेगा तो बरमूडा पहन के भी चलेगा बाजार में, ये फर्क क्यों है? तो ये एनेक्डोट था, मेरी विचार इसके बाद कुछ डेवलप हुए हैं, वो बात किसी और दिन ओवैसी जी की बात पर आपका, क्योंकि वो इंसिस्ट करते हैं हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बने। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, ओमान गए थे, और ओमान के जो प्रिंस हैं उनको माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद जी साहब के जॉर्डन के, तो उसके माना जाता है कि वो उनके लीनिएज में ही आते हैं। और वहाँ के हमारे पास कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, ओमान से भी कई तस्वीरें मेरे पास आए हैं। कुछ लोग मेरे मित्र हैं वहाँ पर जिन्होंने भेजा है, वहाँ के प्रिंस वगैरह, ये सारे के सारे तो इस्लाम के मानने वाले ही लोग हैं। क्या खुला वातावरण है। टर्की में आप चले जाते आज से 10 साल पहले, थोड़ा सा इधर एर्दोगान के राज में, लेकिन मैं 2012 या 2011 में टर्की में था, क्या स्थितियां थी बदली हुई। अफगानिस्तान के वीडियो पुराने जमाने के डालते हैं तो पता लगता है कि क्या है। अब आते हैं ओवैसी साहब की बात। मुझे लगता है कि ओवैसी जो कह रहे हैं वो अभी तो संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले में संभव नहीं होगा, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। 9.6% आबादी आज 18-20% हो गई है, और वो आबादी यदि कल जाकर के 45% जिस दिन हो जाएगी, 35% हो जाएगी, इस देश का हिंदू तो ऐसे ही लेटा हुआ है वोट के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो लेट नहीं जाएगा? वो तो और लेटने के अलावा और कुछ सिर शासन करेगा। पता नहीं और कौन कौन शासन किया जाता है, हमको नहीं तो बहुत ज़्यादा योगा के आसनों के बारे में जानकारी नहीं है, आपके यहाँ बाबा रामदेव बताते हैं, लेकिन वो सब कुछ करेगा, हो जाएगा। जिस ढंग से उनकी जनसंख्या का रफ्तार बढ़ रहा है, मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है, और ये हिंदुओं को डरना चाहिए इस चीज से लेकर के। क्या ऐसी संभावना है कि भारत के संविधान में भी ये लिख दिया जाए कि यहां पर ऐसे लोगों को, मुसलमानों को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, बुर्का पहनने वाले को तो बिल्कुल ही नहीं बनने दिया, मुसलमानों को नहीं बनाए। ये हिंदुओं का देश है भाई, जिसमें मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बाकी सारे लोग। बड़ी बात कर दी, मैं अगली खबर बढ़ने वाला था। बताइए, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा नियम यहाँ होना चाहिए कि यहाँ का कि हिंदू ही बनेगा प्रधानमंत्री? आप 80% हैं चूंकि। ये तो डेरोगेटरी है, क्योंकि संविधान जो है सबको इजाजत देता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और ये सोचना, मेरा सोचना है, आपका सोचना ठीक है, तो मैं डेरोगेटरी कह सकता हूं आपकी सोच को भी। आप चाहते हैं ऐसा हो? मैं चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं। ये संविधान में लिखा हो कि भारत का बिल्कुल मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या एक पॉइंट के आगे नहीं जाए, मैं ये भी चाहता हूं। आप बोलिए। इस देश की सुरक्षा के लिए मैं चाहता हूं। आप बोलिए प्लीज। एक तो ये सारा भ्रम है जो आप फैलाते रहते हैं रोजाना। नहीं, ये आपके तर्क हो सकते हैं सर। तर्क वितर्क के लिए तो समय नहीं चाहिए, आगे बात इनकी भी आ जाए। एक तो ये कि संविधान क्या कह रहा है, हमारा संविधान में तो लिखा नहीं है कि क्या होना चाहिए, कौन मुसलमान होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। और ये सोचना कि हिंदू भी किसी को, मुसलमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, ये भी गलत बात है। ये जरूरी थोड़ी है कि मुसलमान, जितने एमपीज बन रहे थे अभी तक, जो बन रहे हैं, जो बने हैं, क्या वो केवल मुसलमानों के भरोसे बने? जो एमएलएज बने,
ऐसी तो कोई भी मतलब बहुत कम सीटें हैं जिन पर मुसलमान के प्रतिनिधित्व की वजह से मुसलमान बनाओ। तो ये सोच में ही एक फ़र्क है। ओवैसी साहब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो जब बार बार ये बात करते हैं, आपने ज़्यादा बात ठीक है, मुसलमान बेटी बने, मुसलमान बने, हिजाब वाला, तो उनको ईरान को देखना चाहिए। वो ईरान पूरा का पूरा हिजाब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ की लड़कियाँ, महिलाएं, तो उससे निकल कर, रिग्रेसिव तरीके से निकल कर उसको पहचान कर, मेरे ख्याल से वो एक पहचान के तौर पर पॉलिटिकल उस पर बात करते हैं भाई मुसलमान बेटी की, लेकिन उनको मुसलमान बेटी का जिक्र करना चाहिए। और ये तो मुझे तो नहीं समझ में आती बात कि ये बात करना कि नहीं संविधान में लिख दें कि हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो कभी देश में। समझे, कम से कम जो संविधान चल रहा है उस संविधान को सर ब्रेक का समय हो गया। मैं लेकिन दो खबरें छोटी छोटी बताता जाऊं बस आपको, बस ज़्यादा समय नहीं हम लेंगे। आजमगढ़ वाली स्टोरी दे दीजिएगा। आजमगढ़ में एक स्कूल में गुड्डू जमाली साहब हैं जो हैं वो एक स्कूल चलाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि स्कूल CBSE एफिलिएटेड है और यहाँ क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है वो असेंबली ऐसी करा लगा करके इसमें ये मजहबी तालीम जो है वो दी जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम कौन हैं, हमारी रोजी रोटी अल्लाह ताला से चलती है। और जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, ये सपा के MLC हैं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। अब DM इसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। तो ये भी हो रहा है आपके स्कूल में कि चांद तारे अल्लाह ने बनाए, ये CBSE के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, अयोध्या नगरी ने एक बड़ा फैसला लिया है वहां पर प्रशासन ने कि अब राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग में उसकी पूरी परिधि में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये काम यहाँ ब्रिज क्षेत्र में भी हो चुका है, मथुरा वृंदावन में पहले हो चुका है, अब ये अयोध्या में भी होगा। तो इस पर भी, हाँ हरिद्वार में भी है, तो इस पर भी रिएक्ट करने वाले आपको मिल जाएंगे और इससे पहले जो खबर बताई उस पर भी रिएक्ट करने वाले मिल जाएंगे।